हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। सबसे पहले स्टूडेंट आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें तो स्टूडेंट आज की क्लास में टॉपिक लेके आया हूं मैं परमाणु स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या आज की क्लास में करने वाले हैं। हाइड्रोजन का जो परमाणु स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में सबसे बड़ी कमी रही थी, थॉमसन के परमाणु मॉडल में सबसे बड़ी कमी रही थी क्या, परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में वो असफल रहे थे। लेकिन बोर ने अपने परमाणु मॉडल में स्पेक्ट्रम को कुछ हद तक प्राप्त किया और परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या की यहाँ पर, और इसके साथ ही यहाँ पर नील्स बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफलता हासिल की है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में परमाणु स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ में उसकी स्पेक्ट्रम श्रेणियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन, नोट्स बनाने के लिए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। टॉपिक आज की क्लास का परमाणु स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो यहां पर स्टूडेंट परमाणु स्पेक्ट्रम में ये स्पेक्ट्रम क्या है, सबसे पहले अपन इस चीज को स्पष्ट कर ले कि ये स्पेक्ट्रम होता क्या है। केवल स्पेक्ट्रम की बात कर ले यहाँ पर कि क्या है ये स्पेक्ट्रम। केवल यदि अपन स्पेक्ट्रम की बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, इसकी एक सटीक डेफिनेशंस की बात कर ले यहाँ पर। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों का एक ऐसा क्रमित व्यू होता है, एक ऐसा निश्चित क्रम होता है, एक ऐसी निश्चित संरचना होती है जिनमें विकिरण आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के बढ़ते अथवा घटते हुए क्रम में व्यवस्थित होती है, तो उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मतलब स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय विकिरणों का ऐसा क्रमित व्यू। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का डेफिनेशन देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, साथ में आप भी उतार लीजिए इसको। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का ऐसा क्रमित व्यू जिसमें विकिरण आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के बढ़ते अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित होती है, तो उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम की एक आसान सी परिभाषा, किसी भी परमाणु, किसी भी इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित विकिरणों का क्रम हो सकता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण लो, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का ऐसा क्रमित व्यू जिसमें क्या है, विकिरण आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के बढ़ते अथवा घटते क्रम में होती है, तो उस व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब ये जो स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट, स्पेक्ट्रम यहां पर दो प्रकार का है। कैसा, एक अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है। क्योंकि यहां पर स्टूडेंट परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि परमाणु स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, यहां पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है और ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है। यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उत्सर्जित विकिरणों का जो क्रमित व्यू होता है उसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और यदि इलेक्ट्रॉन परमाणु में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उत्सर्जित विकिरणों का जो क्रमित व्यू बनता है उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अवशोषण और ऊर्जा उत्सर्जन के आधार पर उसका जो परमाणु स्पेक्ट्रम होता है वो दो प्रकार का होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। यहां पर स्पेक्ट्रम की केवल रेखिक स्पेक्ट्रम की बात करने वाले हैं स्टूडेंट, केवल अपन रेखिक स्पेक्ट्रम ही होगा यहां पर, क्योंकि स्पेक्ट्रम में कुछ विशेष तरंग दैर्घ्य की रेखाएं प्राप्त होती है। इस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, विशेष तरंग दैर्घ्य की रेखाएं ही प्राप्त होती है। विशेष तरंग दैर्घ्य की
रेखाएं प्राप्त होती है, जिन्हें अपन रैखिक स्पेक्ट्रम के रूप में यहां पर जानते हैं स्टूडेंट। सही है। यहां पर परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें तो परमाणु स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा, देखो इसके बारे में थोड़ा सा अपन पहले ही जाने कि मान लो अपने पास कोई काल्पनिक कोई भी परमाणुीय गैस या वाष्प है, कोई भी परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें तो किसी भी पदार्थ का किसी भी गैस का परमाणु ले लें। यहां पर हाइड्रोजन परमाणु की ही बात कर लें, हाइड्रोजन गैस की ही बात कर लें। यदि किसी परमाणुीय गैस या वाष्प में निम्न दाब पर विद्युत विसर्जन किया जाता है, निम्न दाब पर यदि किसी परमाणुीय गैस में विद्युत विसर्जन करते हैं तो उस स्थिति में उस गैस के जो परमाणु है वो उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि जब उसमें विद्युत विसर्जन किया जाएगा तो उस गैस के जो परमाणु है ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, और ऊर्जा का अवशोषण करेंगे तो वो परमाणु अपनी मूल अवस्था से कहां चले जाएंगे, उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाएंगे। सही है। परमाणु जब उत्तेजित अवस्था में पहुंचेंगे तो उत्तेजित अवस्था जो है वो एक अस्थायी अवस्था होती है। उस अस्थायी अवस्था में परमाणु कुछ समय अंतराल तक रुकता है और फिर ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए अपनी मूल अवस्था में फिर से लौट आता है। सही है। उत्तेजित अवस्था में, मूल अवस्था से जब उत्तेजित अवस्था में चला जाता है परमाणु कहां पर है, मूल अवस्था में। जब इस पर विद्युत विसर्जन होगा, विद्युत टकराव, तो उस अवस्था में ये परमाणु कहां चला जाएगा, ये परमाणु चला जाएगा अपनी उत्तेजित अवस्था में। जब ये उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा तो उत्तेजित अवस्था कैसी है, अस्थायी अवस्था है। अस्थायी अवस्था से वापस कहां आएगा, मूल अवस्था में। तो मूल अवस्था में आएगा तो क्या करेगा, विकिरण उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा, विकिरण उत्सर्जित करेगा। सही है। तो ये परमाणु जो उत्तेजित अवस्था से वापस अपनी मूल अवस्था में लौटते हैं तो विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। उन विकिरणों में कुछ विशेष तरंगदैर्घ्य की विकिरणें ही होती है। यदि उन उत्सर्जित विकिरणों को किसी काली पृष्ठभूमि पर यदि आपतित कराया जाता है तो उस काली पृष्ठभूमि पर कुछ चमकीली रेखाएं, उस काली पृष्ठभूमि पर कुछ चमकीली रेखाएं अपने को दिखाई देती हैं। कुछ रेखाएं वहां पर उस काली पृष्ठभूमि पर ये चमकीली रेखाएं प्राप्त होती है या दिखाई देती है। सही है। इन चमकीली रेखाओं की एक विशेषता होती है क्या, कि यदि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते हैं तो इन रेखाओं के बीच की दूरी और इनके तरंगदैर्घ्य घटती हुई प्रतीत होती है। सही है। इन रेखाओं का ये जो क्रमित व्यू है, जो क्रमित स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे क्या कह रहे हैं, इसे उस परमाणु का रैखिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जा सकता है। रैखिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है उस परमाणु का, क्योंकि यहां पर उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में लौटते वक्त ये विकिरणों का उत्सर्जन करें, इन विकिरणों को काली पृष्ठभूमि पर आपतित कराने पर ये रेखाएं, चमकीली रेखाएं प्राप्त हो रही है। तो इन चमकीली रेखाओं का ये जो व्यवस्थित क्रम है इसे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, रैखिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रम की विशेषता थी, क्या थी स्पेक्ट्रम की विशेषता, कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर यदि जा रहे हैं तो इन रेखाओं के बीच की दूरी लगातार घट रही है और इनकी तरंगदैर्घ्य है वो भी घटती जाती है। एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर इनकी तरंगदैर्घ्य और इन रेखाओं के बीच की दूरी में निरंतर कमी होती है स्टूडेंट। सही है। तो यहां पर रैखिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की विशेषता क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैखिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की, परमाणु स्पेक्ट्रम की विशेषता क्या होती है, तो परमाणु स्पेक्ट्रम की विशेषता है स्टूडेंट, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर रेखाओं के बीच की दूरी एवं तरंगदैर्घ्य घटती जाती है। सही स्टूडेंट। तो यहां पर परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ व्याख्या की गई। यदि अपन परमाणु स्पेक्ट्रम की विस्तृत व्याख्या की बात करें तो परमाणु स्पेक्ट्रम की विस्तृत व्याख्या की है जॉन जैकब बामर ने। सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की है जॉन जैकब बामर ने सन 1885 में। सन 1885 में जॉन जैकब बामर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफलता हासिल की। सही है। उन्हें इस स्पेक्ट्रम में कुछ विशेष तरंगदैर्घ्य की जो रेखाएं प्राप्त हुई, उन विशेष तरंगदैर्घ्य की रेखाओं को बामर ने कुछ स्पेशल नाम दिया और उन रेखाओं को नाम दिया उन्होंने एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा,
डैश डैश एच अनंत। बामन ने उन रेखाओं को नाम दिया क्या? एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, डैश डैश एच अनंत नाम दिया। सही है। जॉन जैकब बामन ने जो परमाणु स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का प्राप्त किया था सन 1885 में, उस स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं प्राप्त हुई, उन रेखाओं की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए बामन ने एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसे बामर सूत्र कहते हैं। बामर सूत्र, जिसकी सहायता से स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तरंग दैर्घ्य ज्ञात की जा सकती है। और ये बामर सूत्र का स्टूडेंट 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां r एक नियतांक है, r एक नियतांक है जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। इस नियतांक को क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। इसका मान होता है कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। रिडबर्ग नियतांक का जो मान है वो ये है। और यहां पर जो n है स्टूडेंट, n का मान होगा 3, 4, 5, 6 डैश डैश अनंत। n का मान यहां पर ये रहेगा। r यहां पर रिडबर्ग नियतांक है, n का मान यहां पर 3, 4, 5 कक्षाओं की संख्या या क्वांटम संख्या इसे कहा जा सकता है स्टूडेंट। सही है। तो बामर सूत्र, ये समीकरण क्या कहलाता है स्टूडेंट? यहां पर ये समीकरण कहलाता है बामर सूत्र। इसी सूत्र की सहायता से स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली, परमाणु स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली विशेष तरंग दैर्घ्य की रेखाओं की तरंग दैर्घ्य प्राप्त की जा सकती है स्टूडेंट। सही है। यहां पर इस समीकरण को यदि अपन आवृत्ति के पदों में ज्ञात करें तो यहां पर स्टूडेंट अपन जानते हैं क्या? C बराबर होता है न्यू लैम्ब्डा। यदि समीकरण से 1/λ का मान ज्ञात किया जाए तो क्या मिलेगा? 1/λ का मान यहां पर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? न्यू अपॉन C। तो आवृत्ति के पदों में यह समीकरण क्या हो जाएगा? आवृत्ति के पदों में क्या हो जाएगा यह समीकरण? न्यू अपॉन C इज इक्वल टू R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो आवृत्ति न्यू बराबर RC 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो आवृत्ति उन विशेष तरंग दैर्घ्य की जो स्पेक्ट्रम में रेखाएं प्राप्त हो रही थी, उन उत्सर्जन रेखाओं की जो तरंग दैर्घ्य है वो इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। तरंग दैर्घ्य बामर सूत्र से प्राप्त की जा सकती है, जिसका समीकरण ये है। आवृत्ति ज्ञात करनी हो तो उसकी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए ये समीकरण प्राप्त हो गया जो बामर सूत्र से निकाला गया। सही है। तो उस स्पेक्ट्रम उस परमाणु स्पेक्ट्रम में जो विशेष उत्सर्जन रेखाएं प्राप्त हो रही थी, क्योंकि इन रेखाओं को बामन ने नाम दिया है, इन रेखाओं को कहते हैं उत्सर्जित रेखाएं। क्या कहते हैं? इन्हें उत्सर्जित रेखाएं कहते हैं जो स्पेक्ट्रम में प्राप्त हो रही है स्टूडेंट। इन उत्सर्जित रेखाओं की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए बामर सूत्र दिया गया, इनकी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए यह समीकरण प्राप्त हुआ। सही है। तो सबसे पहले यहां पर बामन ने परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या की है और कुछ विशेष तरंग दैर्घ्य की रेखाएं प्राप्त की। उन रेखाओं को नाम दिया क्रमशः एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा अप टू अनंत। तो देखो यहां पर यह स्पेक्ट्रम कैसा था? इस स्पेक्ट्रम में प्राप्त इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी को बामर श्रेणी कह सकते हैं। यदि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रहे हैं तो इसमें कुछ चमकीली रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। उन चमकीली रेखाओं के बीच की दूरी लगातार कम होनी चाहिए। एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आप बढ़ते जाओ, बीच की दूरी लगातार कम होती जाएगी और अंत में परमाणु आयनित अवस्था में पहुंच जाएगा। सही है। यहां तक यहां पर सबसे पहली जो रेखा थी उसे क्या नाम दिया? सबसे पहली रेखा को बामन ने नाम दिया एच अल्फा, दूसरी रेखा को एच बीटा, तीसरी रेखा को एच गामा, चौथी रेखा को एच डेल्टा, अब टू अंतिम रेखा को क्या नाम दिया? एच अनंत नाम दिया। इन रेखाओं की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए बामन ने यह सूत्र प्रस्तुत किया। सही है। तो इस सूत्र से जब n का मान 3 पुट करते हैं सूत्र में
तो उस स्थिति में लैम्ब्डा का मान अपने को प्राप्त हो रहा है यहाँ पर कितना 656.3 नैनोमीटर। पहली रेखा की जो तरंग दैर्घ्य है वो यहाँ पर 656.3 नैनोमीटर या 6563 एंगस्ट्रॉम भी लिखा जा सकता है। सही है, 6563 एंगस्ट्रॉम या 656.3 नैनोमीटर भी से लिखा जा सकता है। दूसरी रेखा जो प्राप्त हुई उसकी तरंग दैर्घ्य प्राप्त हुई 486.1 नैनोमीटर या 4861 एंगस्ट्रॉम। तीसरी रेखा जो प्राप्त हुई उसकी तरंग दैर्घ्य 434.1 नैनोमीटर या 4341 एंगस्ट्रॉम। चौथी रेखा जो प्राप्त हुई उसकी तरंग दैर्घ्य 410.2 नैनोमीटर या 4102 एंगस्ट्रॉम। और जो अंतिम रेखा प्राप्त हो रही थी उस अंतिम रेखा की तरंग दैर्घ्य 364.6 नैनोमीटर या 3646 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में तरंग दैर्घ्य का मान यहां पर दर्शाया मैंने। तो यहां पर ये अपना बामण श्रेणी स्पेक्ट्रम कहलाता है हाइड्रोजन का। बामण श्रेणी स्पेक्ट्रम है ये हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का बामण श्रेणी स्पेक्ट्रम कहलाता है जिसमें प्राप्त होने वाली रेखाओं को बामण ने नाम दिया H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा अप टू H अनंत। इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए बामण सूत्र दिया गया। इस बामण सूत्र की सहायता से सबसे पहले रेखा की तरंग दैर्घ्य 656.3 नैनोमीटर प्राप्त हुई। n का मान इसमें 3 पुट कर दो तो उस स्थिति में तरंग दैर्घ्य का ये मान प्राप्त हो जाएगा। n का मान जब 4 रखेंगे तो दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य यहां से 486.1 नैनोमीटर प्राप्त हो जाएगी। जब n का मान 5 पुट करेंगे तो तीसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य 434.1 नैनोमीटर है। n का मान 6 पुट करेंगे तो 410.2 नैनोमीटर है। और जब n का मान अनंत रखा जाएगा तो उस स्थिति में तरंग दैर्घ्य का मान प्राप्त होगा कितना 364.6 नैनोमीटर। तो ये हाइड्रोजन का बामण श्रेणी स्पेक्ट्रम कहलाता है जो सबसे पहले बामण ने प्रस्तुत किया था। सही है। बामण के बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफलता हासिल की है और उन वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर ही स्पेक्ट्रम की श्रेणियां बनी। जैसे यहां पर ये बामण श्रेणी थी, इसके बाद में यहां पर लाइमन श्रेणी प्राप्त हुई, पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। बामण के बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की, उस पर रिसर्च किया और उन्हें प्राप्त हुआ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो यहाँ पर इस बामण श्रेणी के रूप में नहीं फैला हुआ है, बल्कि यहाँ पर इससे आगे पीछे दोनों ओर ये स्पेक्ट्रम और भी विस्तार से फैला हुआ है जो अपनी आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। केवल यही स्पेक्ट्रम अपने को दिखाई दे रहा था। इस स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं प्राप्त हो रही है स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन रेखाएं कह सकते हैं। इन रेखाओं का यहाँ पर अलग अलग रंग यहाँ पर बामण को प्राप्त हुआ, लाल, हरा, नीला और बैंगनी। जो स्टार्टिंग की 4 रेखाएं यहाँ पर प्राप्त हुई उन चारों रेखाओं का जो रंग है वो बामण को प्राप्त हुआ लाल, हरा, नीला और बैंगनी। सही है। इन चारों रेखाओं का रंगों का क्रम भी ध्यान रखना कि यहाँ पर इस प्रारंभ में बामण श्रेणी स्पेक्ट्रम में जो 4 रेखाएं प्राप्त हुई है उन 4 रेखाओं का रंग क्या था, लाल, हरा, नीला और बैंगनी। लाल, हरा, नीला और बैंगनी ये 4 रेखाएं जो प्राप्त हो रही है बामण श्रेणी में, उन चारों रेखाओं का जो रंग है वो रंग लाल। पहली जो रेखा दिखाई दे रही थी चमकीली रेखाएं 4 रेखाएं प्राप्त हो रही थी, उन 4 रेखाओं का रंग ये रहेगा लाल, हरा, नीला और बैंगनी रंग। सही स्टूडेंट। तो यहाँ पर बामण श्रेणी स्पेक्ट्रम के बाद में अलग अलग वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की, जिसमें उनके वैज्ञानिकों के खोजकर्ताओं के नाम के आधार पर श्रेणियों का नाम दिया गया। लाइमन श्रेणी, बामण श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी प्राप्त हुई। इसका मतलब हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है वो इन श्रेणियों के रूप में भी प्राप्त हो रहा है अपने को। तो यहाँ पर आगे देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की यदि पूर्णतः व्याख्या करें यहाँ पर, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं प्राप्त हो रही है उन रेखाओं के बारे में और जो स्पेक्ट्रमी श्रेणियां यहाँ पर अपने को प्राप्त हो रही है उन स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की बात कर लेना। स्पेक्ट्रमी श्रेणियां यहाँ पर जो प्राप्त हो रही है, सबसे पहले लाइमन श्रेणी
प्राप्त हो रही थी, लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी के लिए जो बामण सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, 1/लैम्ब्डा बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यहां पर स्टूडेंट n का मान 2 3 4 डैश डैश अप टू अनंत। सबसे पहली श्रेणी यहां पर लाइमन श्रेणी प्राप्त हुई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। कहने का मतलब इस लाइमन श्रेणी की जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं, उत्सर्जन रेखाएं हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य इस बामण श्रेणी की रेखाओं की तरंग दैर्घ्य से कम है, तो सबसे पहले लाइमन श्रेणी का नाम आ गया। सही है। फिर दूसरी श्रेणी की बात कर ले अपन, तो दूसरी श्रेणी अपनी क्या है, बामण श्रेणी है। दूसरी श्रेणी क्या है अपनी, बामण श्रेणी है। तो बामण श्रेणी के लिए तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का बामण सूत्र 1/लैम्ब्डा बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n का मान यहाँ पर 3 4 5 डैश डैश अप टू अनंत। बामण श्रेणी के लिए बामण सूत्र ये हो जाएगा। फिर तीसरी ज्ञात करें यहाँ पर पासन श्रेणी। तीसरी श्रेणी है कौन सी, पासन श्रेणी। तो पासन श्रेणी के लिए बामण सूत्र 1/लैम्ब्डा बराबर r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n का मान यहाँ पर 4 5 6 अप टू डेल्टा। यहां पर n का मान इस संख्या से एक ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर इसके बराबर या इससे कम होगा तो उस स्थिति में तरंग दैर्घ्य का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा, जो कि संभव नहीं है। तो यहां पर n का मान इससे अधिक होना चाहिए। तो तीसरी पासन श्रेणी। चौथी श्रेणी कौन सी है, ब्रैकेट श्रेणी। चौथी श्रेणी कौन सी है, ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी के लिए बामण सूत्र क्या हो जाएगा, 1/लैम्ब्डा बराबर r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और यहां पर n का मान 5 6 7 8 अप टू डैश। और पांचवी श्रेणी अपने को क्या मिल रही है स्टूडेंट, पांचवी श्रेणी अपने को मिल रही है फुंड श्रेणी। पांचवी श्रेणी क्या है, फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी के लिए बामण सूत्र क्या हो जाएगा, 1/लैम्ब्डा बराबर r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n का मान स्टूडेंट यहाँ पर 6 7 8 डैश डैश। तो यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो पांचों श्रेणियां प्राप्त हुई, इन श्रेणियों को बोलते हैं स्पेक्ट्रमी श्रेणियां। क्या है ये, स्पेक्ट्रमी श्रेणियां जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त की गई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रमी श्रेणियां प्राप्त की गई वो 5 श्रेणियां यहां पर ही है। सही है। इन पांचों श्रेणियों को यहां पर यदि अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रूप में दर्शाएं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रूप में देखो यहां पर किस प्रकार अपने को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये श्रेणियां प्राप्त हो रही है। तो कुछ श्रेणियों को यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दर्शाता हूं मैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ते हैं। देखो, तो सबसे पहले यहां पर न्यूनतम तरंग दैर्घ्य अपने को प्राप्त हो रही है। न्यूनतम तरंग दैर्घ्य अपने को प्राप्त हो रही है यहां पर 91 नैनोमीटर से लेकर 122 नैनोमीटर तक। 91 नैनोमीटर से लेकर 122 नैनोमीटर तक यहां पर क्या मिल रहा है स्टूडेंट अपने को, लाइमन श्रेणी प्राप्त हो रही है। तरंग दैर्घ्य की इस प्रास में अपने को लाइमन श्रेणी प्राप्त हो रही है। इस लाइमन श्रेणी में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच की दूरी घट रही है। इस प्रकार स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच की दूरी घट रही है। ये अपने को यहां पर 91 नैनोमीटर से लेकर 122 नैनोमीटर तक क्या प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट, लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है। ठीक है। फिर यहां पर 365 नैनोमीटर से लेकर 656 नैनोमीटर तक इस निश्चित प्रास में क्या मिल रही है अपने को, बामण श्रेणी प्राप्त हो रही है। इस बामण श्रेणी में प्राप्त होने वाली रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाएगी। एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी लगातार कम होगी। तो यहां से लेकर यहां तक बामण श्रेणी स्पेक्ट्रम 356 नैनोमीटर से लेकर 365 नैनोमीटर से लेकर 656 नैनोमीटर तक क्या मिल रही है अपने को, बामण श्रेणी स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है।
ठीक है। तीसरी बात करें यहां पर 820 नैनोमीटर से लेकर, थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूं इसको, 820 नैनोमीटर से लेकर 1875 नैनोमीटर तक, यहां से लेकर यहां तक रेखाओं के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं प्राप्त हो रही है अपने को इस स्पेक्ट्रम की श्रेणी में, उनके बीच की दूरी और तरंग दैर्घ्य एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर कम होनी चाहिए। ये क्या है यहाँ पर तीसरी श्रेणी, पासन श्रेणी, यहां से लेकर यहां तक। तो यहां पर हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम लाइमन, बामर, पासन, आगे भी और बढ़ेगा, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी आगे और बढ़ेगी। तो ये क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु स्पेक्ट्रम है। क्या है ये? हाइड्रोजन का परमाणु स्पेक्ट्रम है, जिसमें प्राप्त होने वाली इन स्पेक्ट्रमी श्रेणियों का ये नाम है। और इसमें यहां पर कुछ श्रेणियों को निश्चित क्रम में दर्शाया गया है। एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच की दूरी घट रही है, तरंग दैर्घ्य के मान में कमी हो रही है। सही है। अब यहां पर इन स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की तरंग दैर्घ्य का जो अधिकतम मान प्राप्त होता है, उस अधिकतम मान को उसकी स्पेक्ट्रमी, उसे श्रेणी सीमा कहते हैं। श्रेणी सीमा, तरंग दैर्घ्य का अधिकतम मान, वो उसकी श्रेणी सीमा कहलाती है। सही श्रेणी यहां पर। तो यहां पर परमाणु स्पेक्ट्रम के अंतर्गत बामण ने सबसे पहले प्रस्तुत किया बामण श्रेणी स्पेक्ट्रम। उसके बाद में अलग अलग वैज्ञानिकों ने यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाओं की व्याख्या की है। इन रेखाओं के बारे में थोड़ा सा और जान लें। यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रम की श्रेणियां प्राप्त हो रही है, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में कहां पर प्राप्त हो रही है, इनके बारे में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले लाइमन श्रेणी की बात करें तो लाइमन श्रेणी होती है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। कौन? लाइमन श्रेणी जो है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। सही है। बामण श्रेणी है वो दृश्य क्षेत्र एवं पराबैंगनी क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र और पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। क्योंकि इसकी जो चार रेखाएं हैं, ये चार रेखाएं जिनको यहां पर नाम दिया मैंने लाल, हरा, नीला और बैंगनी, ये चारों रेखाएं कहां पर मिल रही है? स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्राप्त हो रही है। बाकी शेष रेखाएं पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। बाकी तीन श्रेणियां जो है पासन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी, वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। ये तीनों श्रेणियां विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर श्रेणियों के लिए। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। बामण श्रेणी की चार रेखाएं दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है, शेष रेखाएं पराबैंगनी क्षेत्र में। बाकी तीनों श्रेणी के पासन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी है वो अवरक्त क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होती है। तो ये था स्टूडेंट आज की क्लास का टॉपिक। क्या परमाणु स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का परमाणु स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम की श्रेणियां क्या होती है। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। यदि स्पेक्ट्रम में कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को समझने के लिए ये वीडियो को एक बार फिर से देखिए। फिर भी कंफ्यूजन होता है तो आप उस कंफ्यूजन को मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइएगा जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के